Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusa Iram. In today's lecture, we will cover the physics grade 9th. It's unit number 5 and the topic is its objective type questions, short answer questions and the constructed response questions. Dear students, if you want to know all of these important things, you will have to stay connected with me till the last of the video. So let's get started. We have the first objective type question, which is work done is maximum when the angle between the force F and the displacement D is. Students, हमने 5.1 ऑब्जेक्टिव में बताना है कि वर्क डन जो है वो कब मैक्सिमम होगा. फॉर दिस वी विल हैव टू रिकॉल द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन विच इज़ W इज़ इक्वल टू FD cos थीटा. तो स्टूडेंट्स, वर्क डन के फॉर्मूले में जैसा कि आपको पता चल रहा है कि cos थीटा एंगल यूज़ किया जा रहा है, तो कॉज अगर हम थीटा की जगह पे 0 पुट करेंगे देन वी विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एंगल विच इज़ cos 0 इज़ इक्वल टू 1. और अगर स्टूडेंट्स आप थीटा 0 की जगह पे 90 को पुट करते हैं देन यू विल गेट 0 आंसर. तो स्टूडेंट्स, मैक्सिमम कब होगा? जब आपके पास एंगल की वैल्यू जो है वो 0 होगी, क्योंकि cos 0 जो है वो 1 होता है एंड इट गिव्स अस द मैक्सिमम वर्क डन. सो वी हैव द फर्स्ट A option is correct, which is 0 angle. Second is a joule can be written as. Students, एक joule को हम कैसे write कर सकते हैं? उसके लिए आपने सबसे पहले joule जैसा कि work done का यूनिट होता है, तो आपने पहले फॉर्मूला राइट डाउन करना है. W इज़ इक्वल टू FD. इट्स मीन F जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास J के इक्वल आएगा और जो डिस्टेंस है वो मीटर के इक्वल आएगा. लेकिन स्टूडेंट्स, आपने F इज़ इक्वल टू M में पढ़ा हुआ है, तो आप स्टूडेंट्स W इज़ इक्वल टू MAD इसके अंदर जब वैल्यूज़ को पुट डाउन करेंगे, M की जगह पे आएगा किलोग्राम, A की जगह पे आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और D की जगह पे आएगा मीटर. जब मीटर को मीटर के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे देन यू विल गेट W इज़ इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ वी हैव द थर्ड ऑब्जेक्टिव टाइप विच इज़ द SI यूनिट ऑफ पावर इज़. स्टूडेंट्स, पावर का SI यूनिट, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम और इसका जो यूनिट है इट इज़ वॉट. सो वी हैव द C ऑप्शन करेक्ट. नाउ वी हैव 5.4 क्वेश्चन विच इज़ द पावर ऑफ अ water pump is 2 kilowatt. The amount of the water it can rise in 1 minute to a height of 5 meters. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने बेसिकली कैलकुलेशन करनी है. तो आप देखें स्टूडेंट्स, P की वैल्यू अगर आप ये जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप गिवन है, आपको स्क्रीन पे इसका सोल्यूशन नज़र आ रहा होगा. P इज़ इक्वल टू, अगर हम डाटा स्टेटमेंट से एक्सट्रैक्ट करें देन वी हैव 20 kV. K की जगह पे 1000 होता है, इट्स मीन 20,000 वाट आएगा. T की जगह पे 60 आएगा. हाइट जो है वो 5 मीटर है. आप स्टूडेंट्स, फॉर्मूला आपको पता है P इज़ इक्वल टू W ओवर T. W जो है वो हमारे पास mgh के इक्वल आता है. तो स्टूडेंट्स, अगर आप इसको इस तरह से अरेंज करें जैसा कि आपने अमाउंट ऑफ वाटर बतानी है, इट्स मीन मास की वैल्यू बतानी है, M वहीं पे रहेगा. C जो डिवाइड हो रहा है वो T जो डिवाइड हो रहा है वो अपोजिट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. देन यू विल गेट PT ओवर GH आफ्टर रीअरेंजिंग इट एंड आफ्टर पुटिंग वैल्यूज़ of P is equal to 2000, T is equal to 60, G is equal to 10 और हाइट जो है वो 5 के इक्वल है. तो स्टूडेंट्स, जब आप इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे देन यू विल इजीली गेट 2400 लीटर. सो वी हैव इट्स D ऑप्शन करेक्ट. स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके अच्छे मार्क्स आएँ, स्पेशली ऐसे क्वेश्चंस जिसमें फॉर्मूला यूटिलाइज हो रहा है, इट्स मीन कि यू विल हैव टू गो through your full chapter and memorize all the relevant formulas in the topics और उनकी प्रैक्टिस आपने जो आपकी बुक के ऊपर गिवन ऑब्जेक्टिव टाइप हैं या एग्जांपल्स हैं या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके थ्रू करना है कि इन फॉर्मूलाज को कैसे इम्प्लीमेंट करके आप रेलिवेंट
जो स्टेटमेंट है उसको सॉल्व कर सकते हैं. नाउ वी हैव 5.5 क्वेश्चन विच इज़ अ बुलेट ऑफ मास 0.05 kg has a speed of 300 मीटर पर सेकेंड. इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बुलेट ऑफ मास m की वैल्यू गिवन है, स्पीड v की वैल्यू गिवन है, तो आपने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है. इट्स मीन दैट यू विल हैव टू सिंपली यूटिलाइज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. देन यू विल easily get 22,050 joule. We have its A option correct. Now we have its 5.6 question which is if a car doubles its speed its kinetic energy will be. अगर एक कार की स्पीड डबल हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इम्पैक्ट होगा. फॉर डैट यू विल हैव टू सिंपली यूटिलाइज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है. अगर आप स्पीड को डबल कर रहे हैं इट्स मीन डैट यू विल हैव टू पुट इट इन द फॉर्मूला v इज इक्वल टू 2v. और जब आप 2v का स्क्वायर लेंगे देन यू विल गेट 2 2 4 का 2 2 4 और v का स्क्वायर साथ आ जाएगा. और स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इस स्टेटमेंट में से आप 4 को बाहर निकाल लें और बाकी बच जाएगा हाफ mv स्क्वायर. और हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है. इट्स मीन जो आपने न्यू काइनेटिक एनर्जी प्राइम कैलकुलेट किया है वो आ रहा है 4 ऑफ सिंपल काइनेटिक एनर्जी. इट्स मीन कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर रही है. सो वी हैव द डी ऑप्शन करेक्ट. नाउ वी हैव 5.7 क्वेश्चन विच इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय द विर्चू ऑफ इट्स पोजीशन. स्टूडेंट्स जो बॉडीज में एनर्जी होती है ड्यू टू some height due to position it is known as the potential energy. और अगर स्टूडेंट्स इसी स्टेटमेंट को चेंज करके आपके एग्जाम में पूछा जाए द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय विर्च्यू ऑफ इट्स मोशन तो आप उसकी जगह पे काइनेटिक एनर्जी करेंगे. लेकिन यहाँ पे पोजीशन के बारे में पूछा गया है सो वी हैव इट्स बी ऑप्शन करेक्ट. नाउ वी हैव 5.8 क्वेश्चन विच इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी. जो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है उसे डबल कर दिया गया है तो काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा. तो स्टूडेंट्स आपको इसका सोल्यूशन जो है वो राइट साइड पे दिखाई दे रहा है. काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर के इक्वल होता है. तो स्टूडेंट्स आपने मोमेंटम के मैग्नीट्यूड को डबल कर देना है. इट्स मीन कि यहाँ पे m की इस इक्वेशन में m की जगह पे एक और m पुट मल्टीप्लाई करा देना है होल इक्वेशन बोथ साइड पे, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी. क्यों करा रहे हैं स्टूडेंट्स? ताकि हम मोमेंटम m का स्क्वायर और v का स्क्वायर निकालें और उसको p की जगह पे पुट कर दें, उसकी जगह पे p को पुट कर दें. क्योंकि स्टूडेंट्स हमें पता है कि मोमेंटम जो है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. सो स्टूडेंट्स m काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m जो है वो m का स्क्वायर और v का स्क्वायर. m का स्क्वायर v का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? p. m और v की जगह पे p आ जाएगा क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर हैं तो यहाँ पे p का स्क्वायर आ जाएगा. और स्टूडेंट्स जो आपके पास राइट साइड पे 2 डिवाइड हो रहा है जब वो अपोजिट साइड पे जाके जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. अगर आप स्टूडेंट्स देखें कांस्टेंट वैल्यू मींस 2 को इग्नोर करते हुए, अगर आप देखें 2m को इग्नोर करते हुए देखें कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का क्या हमारे पास रिलेशन निकल रहा है तो स्टूडेंट्स वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. और अगर आप p की जगह पे 2p कर देते हैं जैसा कि स्टूडेंट्स 5.8 स्टेटमेंट में बताया गया है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ अ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड. इससे पहले स्टूडेंट्स हम काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम की फॉर्म में जो है वो ड्राइव कर रहे थे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन. और अगर स्टूडेंट्स आप वीक हैं फिज़िक्स में तो आप इस सिंप्लीफिकेशन को के जो लास्ट पे एक्सट्रैक्ट किया हुआ है मींस जो मैंने ब्लॉक बनाया हुआ है आप उसको सिंपली मेमोराइज कर लें कि काइनेटिक एनर्जी p के स्क्वायर के इक्वल होता है. असल काम इसके बाद शुरू होता है कि आपने p की जगह पे 2p की वैल्यू पुट कर देनी है. तो p की जगह पे स्टूडेंट्स जब 2p को पुट करेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे दैन यू विल गेट 2 2 4p का स्क्वायर. तो आपके पास आएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 4p का स्क्वायर. सो वी हैव इट्स बी करेक्शन. बी
correct option, which is increased to the 4 times. Now we have its last objective type question, which is which of the following is not रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स. इनमें से कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स नहीं होता? तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है फॉसिल फ्यूल्स, और जो बाकी सब हैं वो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं. तो स्टूडेंट्स ये था हमारी वीडियो का फर्स्ट पोर्शन, जिसमें हमने ऑल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को इन डिटेल एंड रीजनिंग जो है वो देख लिया, उसका सोल्यूशन जो है वो निकाल लिया. आपने क्या करना है, इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को, ताकि आपको पेपर में कोई प्रॉब्लम ना हो, इनको खुद करके देखना है. आपको ये समझाने के लिए फॉर द सेक ऑफ योर इजीनेस मैंने सबको सॉल्व किया हुआ है, जिनके सोल्यूशन रिक्वायर्ड हैं. तो आप खुद इनकी प्रैक्टिस करके देखें ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना हो. नाउ moving on toward the next section of today's video, we have the short answer questions, and the first question is, what is the work done on an object that remains at rest when a force is applied on it? वर्क डन क्या होगा अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर है और आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? स्टूडेंट्स, आपको पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है W=FD. फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बट डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस जो है वो नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट के ऊपर पड़ा हुआ है. इट्स मीन DS की जगह पे 0 आएगा, और जब आप 0 को F के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, आप जितनी मर्जी फोर्स अप्लाई कर लें, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू 0. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं होगा. Now I'll read its answer, which is work is done as a product of magnitude of force and the distance covered in the direction of the force. If the object is at rest, then D या S या L, आप जो भी कंसीडर करते हैं उसको आप 0 के इक्वल लेंगे. आप पुट करेंगे तो you will get work done is equal to 0. So no work is done when an object is at rest and when you apply a force over it. Now we have 5.2 question, which is a slow moving car may have more kinetic energy than a fast moving car. How is it possible? एक स्लो मूविंग कार के अंदर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है एज कंपेरेबल टू द फास्ट मूविंग साइकिल या कार, मोटरसाइकिल या कार. क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? तो स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv². काइनेटिक एनर्जी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. एक स्लो मूविंग कार के अंदर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है दैन द फास्ट मूविंग मोटरसाइकिल, बिकॉज द मास ऑफ द कार इज़ मच लार्जर दैन द मोटरसाइकिल. क्योंकि कार का मास ज़्यादा होता है, मोटरसाइकिल का मास कम होता है, और इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है. सो वी कैन से दैट अ स्लो मूविंग कार मे हैव मोर काइनेटिक एनर्जी दैन अ फास्ट मूविंग मोटरसाइकिल. हाउ इट इज़ पॉसिबल? तो आपने इसको एलेबोरेट कर दिया या इलिस्ट्रेट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला. नाउ वी हैव द 5.3 क्वेश्चन, विच इज़ अ फोर्स F1 डज 5 joule of work in 10 seconds. Another force F2 does 3 joule of work in 5 seconds. Which force delivers greater power? स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो केसेस गिवन है कि हमारे पास एक फोर्स F1 अप्लाई हो रही है, वहाँ पे वर्क डन 5 जूल हो रहा है, और जो टाइम है स्टूडेंट्स वो 10 सेकेंड है, और दूसरी फोर्स जो है F2 कितना काम कर रही है 3 जूल का, और टाइम कितना लग रहा है 5 सेकेंड. तो आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे बताना है कि कितनी विच फोर्स डिलीवर ग्रेटर पावर, किसकी पावर ज़्यादा होगी. फॉर डैट यू विल हैव टू सिंपली यूज़ द फॉर्मूला ऑफ पावर विच इज़ इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम. आप दोनों में अलग अलग वैल्यूज़ को पुट करेंगे, और जिसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही होगी तो आप बता देंगे कि यहाँ पे जो है वो ये वाला जो केस जो है वो ज़्यादा पावर आ रही है, क्यों आ रही है, वो आपने साथ रीज़न बतानी है. फॉर डैट यू विल हैव टू सिंपली राइट एज द पावर इज़ अ रेट ऑफ डूइंग वर्क, सो वी नीड टू कैलकुलेट P1 इज इक्वल टू W1/T, जो कि 5 जूल ओवर 10 सेकेंड आ रहा है. आप जब इसको डिवाइड कराएंगे देन यू विल गेट 0.5, और दूसरे केस के लिए P2 इज इक्वल टू W2/T आ जाएगा.
ये तो स्टूडेंट्स 3 जूल ओवर 5 सेकेंड करेंगे, यू विल गेट 0.6 वाट. सो F2 delivered greater power because it did 3 joule in 5 seconds in the shortest time. Now we have 5.4 question, which is a woman runs up a flight of stairs. The gain in her gravitational potential energy is 4500 joule. If she runs up the same stairs with twice the speed, what will be her gain in the potential energy? तो स्टूडेंट्स एक वुमेन है जो कि रन कर रही है स्टेयर्स से, और उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी अमाउंट गिवन है, और अगर वो रन करती है सेम स्टेयर को अपनी डबल स्पीड के साथ, तो आपने बताना है कि उसका कितना गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है. तो स्टूडेंट्स स्पीड का पोटेंशियल एनर्जी के साथ कोई इम्पैक्ट नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने स्टूडेंट्स चैप्टर के अंदर इसी चीज़ को पढ़ा हुआ है इन डिटेल के पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ड्यू टू हाइट होती है एंड इट इज़ इक्वल टू mgh. यहाँ पे स्पीड फॉर्मूला में नहीं आ रही, इस वजह से हम कहेंगे speed does not affect the gain in the potential energy. Gravitational potential energy depends only on the height and the mass of the object. So if she runs up the stair with twice the speed, her gain in potential energy will remain the same. जो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी है वो सेम रहेगा, क्योंकि स्पीड का पोटेंशियल एनर्जी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है. Now we have 5.5 question, which is define work and give its SI unit. Work क्या होता है? Work students basically equal to work done is the product of the magnitude of force और कितनी डिस्प्लेसमेंट में वो कवर हो रहा है, मीन्स W इज इक्वल टू FD, और इसका SI यूनिट क्या होता है वो आपने याद रखना है, इट इज़ इक्वल टू जूल. नाउ वी हैव 5.6 क्वेश्चन, विच इज़ व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m व्हेन इट इज़ रेज्ड टू द हाइट h. पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी की क्या होगी अगर उसका मास m है और उसको h हाइट तक लेके गए हैं. तो स्टूडेंट्स ये तो बहुत सिंपल सा आंसर है, क्योंकि आपने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है. पोटेंशियल एनर्जी mgh के इक्वल होता है, तो यही इसका आंसर होगा. द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास रेज टू द हाइट h इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. नाउ वी हैव द 5.7 क्वेश्चन, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी. आपने वो एक्सप्रेशन बताना है जिसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर दैट केस आपने कोई डेरिवेशन नहीं करनी, यू विल हैव टू सिंपली पुट डाउन द फॉर्मूला विच इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू द मोशन एंड इट इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv². इसमें स्टूडेंट्स आपने सिर्फ फॉर्मूला को पुट डाउन करना है. Now we have the 5.8 question, define efficiency of a working system. Why a system cannot have 100% efficiency. आपने efficiency को define करना है और बताना है कि किसी भी कोई भी आप system लेते हैं उसकी 100% efficiency क्यों नहीं होती. तो students efficiency basically क्या होती है कि आपके पास दो energies हैं, उनको आपने डिवाइड करना है. वो कौन सी एनर्जी है, आपको कितना आउटपुट मिल रहा है किसी भी सिस्टम से, उसको डिवाइड करना है. आप कितनी इनपुट देते हैं. इट्स मीन एफिशिएंसी इज़ अ रेशो ऑफ द यूजफुल आउटपुट एनर्जी टू द टोटल इनपुट एनर्जी. और सेकेंड चीज़ जो उन्होंने पूछी है कि किसी भी सिस्टम की 100% एफिशिएंसी क्यों नहीं होती, तो आपने बच्चों याद रखना है कि कोई भी आप सिस्टम बना लें वो कभी भी 100% एफिशिएंसी नहीं देता. इट इज़ ओनली पॉसिबल इन द आइडियल केसेस, और आइडियल केस एग्जिस्ट नहीं करते. तो आप क्यों ऐसा होता है, क्योंकि कोई भी आप सिस्टम डेवलप करते हैं वहाँ पे एनर्जी के लॉसेस हो रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन और हीट. इस वजह से कोई भी सिस्टम अपनी 100% एफिशिएंसी नहीं दे सकता. मैक्सिमम दे सकता है जितनी वो दे, लेकिन वहाँ पे कुछ ना कुछ लॉस ज़रूर हो रहा होता है. और वो लॉस क्यों हो रहा होता है, इट इज़ बेसिकली ड्यू टू द फ्रिक्शन एंड द हीट. नाउ वी हैव द 5.9 question, which is what is power. Define the unit used for it.
पावर क्या होती है स्टूडेंट्स? पावर इज़ बेसिकली द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितना वर्क डन कर रहे हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम, P इज़ इक्वल टू W/T। ऐसा यूनिट ऑफ पावर कितना होता है स्टूडेंट्स? आपने याद रखना है, वो वॉट के इक्वल होता है। और अब आपने उसके यूनिट को डिफ़ाइन करना है, तो उसके यूनिट को डिफ़ाइन करने के लिए आप पावर की जगह पे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि 1 वॉट इज़ द वर्क डन एट द 1 जूल पर सेकेंड। आपने P की जगह पे वाट की वैल्यू पुट कर देनी है फॉर्मूले में, और वर्क डन की जगह पे जाउल और T की जगह पे सेकेंड। तो आप इजीली इसकी स्टेटमेंट को भी डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स फॉर्मूला। Now we have 5.10 question, which is differentiate between the renewable and the non-renewable energy sources। renewable name से ही पता चल रहा है कि ऐसे एनर्जी के sources जिनको आप जनरेट कर सकते हैं, ऐसे एनर्जी के सोर्सेज जिनको रिप्लेस कर सकते हैं बाय द न्यू आफ्टर देयर यूज़, उनके यूज़ के बाद कोई नया उसकी जगह पे ले आए, तो वो रीन्यूएबल है। और जिसको नहीं आप चेंज कर सकते, जो कि बार बार यूज़ करने से कम होते जाते हैं, उन्हें बोलते हैं नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। So you will have to write the sources of energy which are replaced by the new ones after their use are called a renewable energy source। For example, wind energy and tidal energy। और non renewable energy sources वो होते हैं which are depleted with the continuous use। डिप्लीट कहते हैं ख़त्म होते जाना, वक्त के साथ साथ आप बेतहाशा यूज़ करते जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप नेचुरल गैस को यूज़ कर रहे हैं, या वाटर को यूज़ कर रहे हैं, या न्यूक्लियर एनर्जी को, या फॉसिल फ्यूल्स को, वो टाइम के साथ साथ इट डिपेंड्स अपॉन के एज अ ह्यूमन बीइंग हम उन नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज को कितना यूज़ कर रहे हैं। वो डिप्लीट होते जाते हैं, तो हमें उनको सेव रखने के लिए, उनको बचाने के लिए कुछ जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, ताकि हम नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को ख़त्म होने से, डिप्लीट करने से बचा सकें। So we have its example the fossil fuels and the nuclear energy। तो स्टूडेंट्स वीडियो का सेकंड सेक्शन जिसमें हमने कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चंस को इन डिटेल डिस्कस किया है वो कंप्लीट हो गया। नाउ मूविंग ऑन towards the last portion of today's video, which is the constructed response questions, and we have the first question which is can the kinetic energy of a body ever be negative। क्या kinetic energy कभी भी negative हो सकती है? No, काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव। क्यों नहीं हो सकती स्टूडेंट्स? आपने सबसे पहले इसका फॉर्मूला याद रखना है, विच इज़ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। मास भी हमेशा पॉजिटिव होता है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव होती है, और काइनेटिक एनर्जी इन्हीं दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही है। और जब दो क्वांटिटीज़ को आप ले रहे हैं, अब वो हमेशा पॉजिटिव होंगी। अगर वेलोसिटी कभी नेगेटिव भी आ जाए तो स्टूडेंट्स, क्योंकि उसके ऊपर स्केयर आ रहा है, तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। और जब दो पॉजिटिव वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लिया जाता है, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। सो वी कैन से दैट द मास इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, velocity is also positive, and the product of the positive quantities is also always positive. So kinetic energy can never be negative. Now we have a 5.2 question, which is which one has the greater kinetic energy, an object traveling with velocity v or an object twice as heavy traveling with the velocity of half v। तो स्टूडेंट्स आपने बताना है कि किसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी, एक ऐसे ऑब्जेक्ट की जिसकी वेलोसिटी v है, या ऐसे ऑब्जेक्ट की जिसकी वेलोसिटी हाफ v है। तो स्टूडेंट्स आपने सिंपली पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट का अगर केस देखें, तो क्योंकि इसमें वेलोसिटी v ले रहे हैं, तो आप सिंपल वाला यूज़ करेंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, विच इज़ हाफ mv²। और सेकेंड वाले के लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपने v की जगह पे v/2 को यूज़ करना है, जिसे हम हाफ वेलोसिटी कहेंगे। तो आपने जब पुट करना है, इट विल बिकम एज काइनेटिक एनर्जी 2 का प्राइम इज इक्वल टू हाफ m की जगह पे
2m आएगा क्योंकि मास हैवी हो गया है, m की जगह पे 2m आ गया, वेलोसिटी हाफ हो गई है तो v/2 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 के साथ कैंसिल हो गया, देन यू विल गेट m v का स्क्वायर और 2 2 जार क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज़ इक्वल टू द 4, हाँ 1/4 बाहर आ गया और m v स्क्वायर आ गया। तो देखें स्टूडेंट्स जो काइनेटिक एनर्जी सेकंड वाली हमारे पास आ रही है वो हमारे पास 1/4 ऑफ एम वी स्क्वायर आ रही है। तो स्टूडेंट्स हाफ एम वी स्क्वायर ज़्यादा होती है और 1/4 वाली वैल्यू वो कम होती है। तो हम कह सकते हैं कि जब आप इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट वाली ज़्यादा है एज़ कंपेरेबल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड, सो ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी v हैज़ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। ओके, now we have 5.3 question, which is a car is moving along a curved road at constant speed, does its kinetic energy change? एक कार है जो कि कर्व्ड रोड में मूव कर रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, तो क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी? नो, काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है स्पीड पे, डायरेक्शन पे नहीं डिपेंड करती। सो द कार्स speed is constant, its kinetic energy will also remain constant। 5.4 is comment on the statement an object has 1 joule of potential energy। आपने कमेंट करना है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसका क्या मीनिंग होगा स्टूडेंट्स? इसका यही मीनिंग है कि उस ऑब्जेक्ट के पास इतनी एबिलिटी है कि वो 1 जूल का वर्क डन कर सके। So you can write if an object has a 1 joule of potential energy, then it's mean that it has an ability to do work of 1 joule। Now we have 5.5 question. While driving a motorway, a tire of vehicle sometime burst। Why? What may be its cause? जब मोटरवे पे गाड़ियाँ वगैरह चल रही होती हैं तो उनके टायर क्यों बर्स्ट हो जाते हैं, इसका कॉज बताना है। तो स्टूडेंट्स इसका कॉज, इसकी बेसिकली यही रीज़निंग है कि फ्रिक्शन की वजह से, जब भी फ्रिक्शन होती है टायर के अंदर, टायर ड्यू टू फ्रिक्शन जो टायर का टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाएगा, और जब टायर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसके अंदर मौजूद जो एयर है वो एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाती है, और जितनी वो एक्सपैंड होती है एक टाइम आता है कि उसका मज़ीद एक्सपैंड होना वो टायर बर्दाश्त नहीं कर पाता, डैट्स वाई वो टायर जो है वो बर्स्ट हो जाता है। सो यू कैन राइट if the tire's temperature increase due to friction causing the air inside to expand and pressure to build up, if the pressure becomes too high the tire may burst। Now we have 5.6 question. While playing a cricket on a street, a ball smashes a window pane, describe the energy changes in its event। जब क्रिकेट आप एक स्ट्रीट में खेल रहे हैं तो वो जो क्रिकेट की बॉल है वो किसी भी विंडो पे जाके हिट करती है, तो उसमें कौन कौन से एनर्जी चेंजेस आते हैं? तो स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले एक आवाज़ सुनाई देती है जब बॉल हिट करती है विंडो को, इट्स मीन के वो आवाज़ किस चीज़ की है, वो उस विंडो के ग्लास के स्मैश होने की होती है। और इसके अलावा एनर्जी का जो चेंज आ रहा होता है heat energy। So you can write the cricket ball possesses kinetic energy due to its motion। The kinetic energy of a ball is converted into the sound energy, heat energy, and the work done in breaking the window into the pieces। Now we have 5.7 question, which is a man rowing boat up stream is at rest with respect to the shore, is he doing work? एक आदमी है जो कि एक बोट, एक कश्ती रेस्ट के ऊपर खड़ी है और वो उसको ज़ोर ज़ोर से रोइंग कर रहा है वहाँ पे। तो आपने बताना है कि क्या वहाँ पे वर्क डन हो रहा है? येस, ही इज़ डूइंग वर्क। इसकी रीजनिंग क्या है? इन दिस केस मैन इज़ अप्लाइंग अ फोर्स टू द रो the boat upstream even through the boat is at rest with respect to the shore। The force is being applied to counteract the opposing force of water current
so work is being done. Now we have 5.8 question, which is the cyclist goes up downhill from the top of a steep hill without pedaling and take it to the top of the next hill. एक साइकिलिस्ट है जो कि किसी हिल के ऊपर से नीचे आ रहा है और वो पेडलिंग नहीं कर रहा, मीन्स वो साइकिल को नहीं चला रहा खुद, और वो खुद ब खुद ऊपर से नीचे आ रही है, और उसके बाद वो नेक्स्ट हिल के ऊपर चली जाएगी। तो आपने उसको ड्रामेटिकली वहाँ पे क्या हो रहा है वो बताना है। फर्स्ट जो इसका पार्ट है, तो देखें स्टूडेंट्स, अगर आप एक हाइट वाई एक्सिस पे हाइट को रिप्रेजेंट करें और एक्स एक्सिस पे हॉरिजेंटल पोजीशन को, तो आप इसके ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स, जैसा कि मैं आपको जैसा कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि एक ए पॉइंट है, इट्स मीन साइकिलिस्ट वहाँ पे है, तो विदाउट पेडलिंग वो ऊपर से नीचे आ जाएगा बी, और फिर थोड़े टाइम के बाद वो दूसरी हिल के ऊपर पहुँच जाता है, तो सपोज कि उसके बाद साइकिलिस्ट बी पॉइंट से सी पॉइंट तक जाएगा। एनालाइज द इवेंट, सेकंड पार्ट है, एनालाइज दिस इवेंट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, लेबल योर डायग्राम यूजिंग दीज टर्म्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कौन कौन से इवेंट आ रहे हैं, इट्स मीन बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यहाँ पे एनर्जी के कौन से चेंजेस आ रहे हैं, उसको आपने डायग्राम के थ्रू जो है वो लेबल करना है। तो ए पॉइंट के पे आप स्टूडेंट्स लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, क्योंकि किसी हाइट के ऊपर जब कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ होता है तो उसकी जो मोशन होती है, इट इज़ बेसिकली एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू पोजीशन और हाइट इज़ नॉन एज द पोटेंशियल एनर्जी। तो ए पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट अभी पड़ा हुआ है, वो हिल नहीं रहा, तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। बी पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि वो एकदम ऊपर से नीचे जब साइकिल आएगी तो मैक्सिमम हो जाएगी। और सी पॉइंट के ऊपर स्टूडेंट्स अगेन हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि फिर अगेन बॉडी जो है वो एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर चली गई है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कंप्लीट डिस्कस किया है यूनिट 5 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड द कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। और स्टूडेंट्स आप अगर चाहते हैं कि आपको एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं भूलें, तो आपने अगर ऑब्जेक्टिव में कोई स्टेटमेंट वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल टाइप, तो आप उनको एक दो बार लाजमन प्रैक्टिस करके वो आप उनको मज़ीद गो थ्रू कर लें, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। और स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ क्विक लर्न अकेडमी बाय अरूसा इरम, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।